बच्चों, आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमंस के बारे में हम जानते हैं, हमें पता है, हम हमारी बात कर रहे हैं। बात आती है जीनोम की। सबसे पहले तो मैं जीनोम क्लियर कर दूं। जैसे हम कहें कि जो ह्यूमन सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 प्लस 23। तो आप बताएंगे कि जैसे एक नंबर क्रोमोसोम, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम पढ़ते जाएं और 23 क्रोमोसोम्स अगर हम पढ़ें तो दूसरी तरफ भी आपको ऐसे 23 क्रोमोसोम्स पढ़ने होंगे। तो आप बताएंगे कि क्रोमोसोम्स के यहां पर दो सेट है। हम कहते हैं ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब एक नंबर की कॉपी है होमोलोगस क्रोमोसोम। 23 पेयर्स, लेकिन दो सेट होते हैं। बताइए कि इसे एक को नाम देते हैं हम हैप्लॉइड सेट, इसको भी नाम देते हैं हैप्लॉइड सेट। और आप बताइए कि एक हैप्लॉइड सेट जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसी का नाम जीनोम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने किसकी स्टडी की, तो हम कहते हैं हमने जीनोम की स्टडी की। और जब हम जीनोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ह्यूमन जो डीएनए होता है इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में बेस पेयर बताते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9। 6.6 इंटू 10 की पावर 9। लेकिन अगर हम इसे क्या कर दे बच्चे, हाफ कर दे, मतलब ये तो हो गया टोटल डीएनए का बेस पेयर, टोटल डीएनए का, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे 23 क्रोमोसोम्स में पढ़ूंगा, जीनोम की बात करूंगा, एन की बात करूंगा, तो आप बताएंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होगा। यहां आपको ये वैल्यू अप्रॉक्स बतानी है, उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। अगर बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने क्रोमोसोम्स को पढ़ा गया, तो बच्चे को लगता है कि 23 क्रोमोसोम। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यहां आपने 24 क्रोमोसोम्स के बारे में बात करी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कैसे करिए मैं आपको समझाता हूं। आप बताइए कि जब हम इन 23 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, इन 23 क्रोमोसोम्स में जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स मतलब एक नंबर से लेकर 22 नंबर तक, हम उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम वो होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए काम करते हैं। और 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है बच्चे, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम के नाम से जानते हैं। अब जो एलोसोम है उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो आप बताओगे इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस है। अगर आप फीमेल की बात करते हो तो उसमें आपको पढ़ना होता है 22 प्लस एक्स। और अगर आप मेल की बात करते हो उसके जीनोम में, मैंने जी मेल वाला मेल लिख दिया, मेल की बात करते हो तो बोलोगे 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। सही है। अब आप बताओ कि जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। तो 22 क्रोमोसोम चाहे मेल के पढ़ लो चाहे फीमेल के, वो तो बात ठीक ही है। तो इन 24 क्रोमोसोम्स की बात जब करते हो तो बोलो 22 तो आप पढ़ते हो ऑटोसोम्स, फिर साथ में आप पढ़ते हो एक एक्स क्रोमोसोम और एक पढ़ते हो वाई क्रोमोसोम। तो टोटल अगर क्रोमोसोम यहां देखे जाए बच्चे, तो आप बताते हैं कि 24 क्रोमोसोम्स की आप स्टडी करेंगे। स्टडी करनी किस बात की है, तो आप बताइए कि हमें स्टडी करनी है कि ये जो बेस पेयर्स हैं, इन बेस पेयर्स की हमें सीक्वेंस पता चल जाए डीएनए में। जैसे ए टी जी टी सी टी ए जी ऐसे लिखते हैं ना हम, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो आप बताइए कि हमें इसकी बेस सीक्वेंस पता चल जाए एक साइड की, है ना, कि जैसे पहला नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, ऐसे सीक्वेंस। तो टोटल ये सीक्वेंस हमें पता करनी है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स की जो एक्चुअली सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के बारे में हमें ह्यूमंस में पता चल जाए, तो हम इसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात जो यहां ध्यान रखने लायक है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है बच्चे वो स्टार्ट हुआ था 1990 में। आप बताएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? 1990 में।
और आप बताएंगे कि भाई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड नहीं बोलना, आपको ऑलमोस्ट बोलना है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 2003, मतलब 90 में शुरू हुआ, 2003 तक आते आते लगभग कंप्लीट हो गया। सही है। लेकिन आप बताइए कि आप इसे 2003 तक ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा ये कंप्लीट हुआ था 2006 में आके। बताइए, ह्यूमन जीनोम में जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है, फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, और बताइए कि इसका जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग कब पूरी हुई है? 2006 में। इसका मतलब एक नंबर क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सभी क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी। बस ये याद रखना है कि जो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है एग्जैक्टली फर्स्ट, वो थोड़ा सा लेट हुआ है उसका काम, बाकी ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड तो 2003, और अगर आप कहें कि कंप्लीटेड तो आप कहेंगे 2006 में क्या हुआ? हाँ, फर्स्ट क्रोमोसोम पूरा हुआ। और आप बताइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहले तो ये पता हो कि जीनोम क्या है। जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, टोटल 24 क्रोमोसोम की स्टडी की गई है, 22 ऑटोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है। और आप बताएंगे कि इसमें 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स की अप्रोक्सीमेटली स्टडी हुई है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1990 में, 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ साथ आपको जो दूसरी बातें याद करनी है, तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो, मेगा प्रोजेक्ट था मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बताएंगे कि भाई मेगा प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हुआ है 1990 में। स्टार्ट किसने किया इसे? तो आप बताएंगे कि इसे स्टार्ट करने का काम किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसके बाद आप बताइए कि इसमें वेलकम ट्रस्ट का भी एनसीईआरटी लिखती है, यूके की है वेलकम ट्रस्ट। और आप बताएंगे कि जो मेजर इन्वॉल्वमेंट था ना बच्चे, वो इसमें आप बताएंगे वेलकम ट्रस्ट का ही था, वेलकम ट्रस्ट का ही था। हालांकि बाद में एनसीईआरटी लिखती है कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब भी इसमें आ गए थे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपसे बाद वाले नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्टार्ट कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड किया गया है कब? तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हुआ है कहां पर? हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 2003। और आप बताइए कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम था वो 2006 तक आते आते कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्रोमोसोम जो था उसकी सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस जो है वो 2006 तक आते आते कंप्लीट हुई। दूसरी बात जो एनसीईआरटी लिखती है कि ये सीक्वेंसिंग जो है ये मेगा प्रोजेक्ट था और काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। इसकी एनसीईआरटी ने हमें कॉस्ट भी बताई है। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके कॉस्ट की, तो कॉस्ट में भी आप बताइए बहुत पैसा लग गया। वो कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारी कि एक बेस पेयर जो है उसमें $3 लगे हैं। एक बेस पेयर को पता करने में $3 लगे। तो टोटल जो कॉस्ट वो बताते हैं इनिशियली, तो आप बताएंगे वो $9 बिलियन बताते हैं हमें। इसका मतलब ये बहुत बड़े बड़े देशों की, बहुत सारे देशों को मिला दिया जाए तो शायद उनकी अगर हम मतलब बात कर लें बच्चे जीडीपी की, तो वो भी नहीं होगी इतनी। इतना खर्चा तो ह्यूमन जीनोम को केवल पता करने में, डीएनए की स्टडी करने में ही लगा है। फिर दूसरी बात है कि भाई जब इन्होंने इसको शुरुआत किया था ना, तो इसमें बायो इंफॉर्मेटिक्स को भी क्या करना पड़ा? इन्वॉल्व करना पड़ा। बायो इंफॉर्मेटिक्स का मतलब हो गया कि जब आप बायोलॉजी के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर लें।
बायोलॉजी है और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अगर इन्वॉल्व कर दे तो बायो इंफॉर्मेटिक्स बन जाता है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक बुक, कितनी बुक, एक बुक, एक बुक के अंदर 1000 पेजेस और एक पेज पर 1000 क्या लिखें, वर्ड्स। उन्होंने कहा एक किताब के 1000 पन्ने, एक पन्ने पर 1000 शब्द अगर हम लिखें तो पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिखने में लगभग 3300 बुक लगती। लेकिन आप ये समझो कि इन 3300 बुक के अंदर एक तो सबसे पहले आपको इन 3300 बुक की सीक्वेंस सेट करनी थी, दूसरा इन 3300 बुक्स को आपको संभाल के रखना था। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि आप सीक्वेंसिंग तो कर लोगे, सीक्वेंस तो स्टडी कर लोगे, लेकिन रखोगे कहां। तो फिर आप बताएंगे कि उसके लिए फिर हमने ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड डाटाबेस कर दिया बच्चे। मतलब पूरा का पूरा हमने किसमें रख लिया, कंप्यूटर के अंदर संभाल के रख लिया और कंप्यूटर को संभाला हमने। तो ये जो डाटा था वो पूरा का पूरा हमारे पास संभल गया है। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, गोल्स क्या क्या है। अगर आप ध्यान देंगे गोल्स के बारे में तो आप देखेंगे कि पहला गोल एनसीईआरटी हमें लिख के दे रही है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। पहला पॉइंट है ना, सारे जीन्स को स्टडी करना। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स मेकअप द ह्यूमन डीएनए। भाई 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स जो आप बता रहे हैं उसके बारे में बात लिखी गई है। तीसरा कि भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में वो काम आए। चौथा, इंप्रूव द टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। फिर फ्यूचर में इस डाटाबेस को यूज करते हुए टूल्स को और अच्छा करना बायो इंफॉर्मेटिक्स की हेल्प से। पांचवा, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर सच एज द इंडस्ट्रीज। जब इसके बारे में आपको ह्यूमन जीनोम के बारे में पता चला तो ह्यूमन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जो कि ह्यूमन यूज के लिए यूजफुल हो। और फिर लास्ट है कि एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ELSI इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है और आपसे पूछी भी जा सकती है। इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। कि भाई जब ह्यूमन के जीनोम के बारे में हमें पता चल जाएगा तो इस ह्यूमन जीनोम को हाँ आगे कोई और यूज ना करे, आगे इसका मिस यूज ना करे, उसके लिए इसके अलग अलग आपको क्या करने होंगे, एड्रेस करने होंगे, इथिकल इश्यूज, लीगल और सोशल। इसके साथ साथ एनसीईआरटी कह रही है कि आपको ह्यूमन बायोलॉजी को समझने में भी ये हेल्प करता है, हेल्प करता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आप ये समझिए कि जैसे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें आपने ह्यूमंस के बेटरमेंट की बात करी है, आप ह्यूमंस के बेटरमेंट के साथ साथ आपको याद रखना है कि अगर आप कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी यहां पर अगर स्टडी कर लेते हो तो आपको ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है ना, इन सब एनिमल हस्बेंड्री, बाकी जो भी आपसे जुड़े हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्शन उसको अच्छा करने में, इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाने में आपको हेल्प करता है। उसमें एनसीईआरटी ने हमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल दिए हैं। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी लिखती है मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, है ना। इसके अलावा एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड की बात करी है एनसीईआरटी ने, सिनोरेप्टिस एलिगेंस के बारे में। साथ ही साथ आपको बताना है कि एनसीईआरटी ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और प्लांट जैसे कि राइस और अरेबिडोप्सिस की बात करी है, इनको भी सीक्वेंस किया जा चुका है। अब बात आती है एनसीईआरटी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजी की। जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो ह्यूमन डीएनए है, जब हम बात करते हैं ह्यूमन डीएनए की, तो एनसीईआरटी कह रही है कि इस ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग जो है हम वो दो तरीके से करते हैं। दो हमारी मेजर अप्रोचेस हैं। एक तो है बच्चे ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा डीएनए यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट डीएनए है। इस डीएनए में बोलो पर्टिकुलर कुछ हिस्से हैं
जो आगे आरएनए को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? आरएनए को बनाते हैं। और ये जो आरएनए यहां पर बनेगा, ये आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाएगा, और ये प्रोटीन्स जो है वो किसी मेटाबॉलिक फंक्शन में काम करेंगी। तो आप बताइए कि क्या पूरा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? तो हम कहते हैं कि नहीं, पूरा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। पर्टिकुलर ये वाला पार्ट ईएसटी है, ये वाला पार्ट ईएसटी है, ये वाला पार्ट ईएसटी है ना। ईएसटी का मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग्स। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग्स। मतलब केवल हम डीएनए के उस पार्ट की बात करेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जहां से आरएनए बनकर प्रोटीन बनता है, उसे हमने बोला है क्या? हाँ, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि भाई यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डीएनए है, और शुरू से लेकर एंड तक अगर हम कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दें, कंप्लीट डीएनए की अगर हम सीक्वेंसिंग कर दें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन। अब आप एक बात समझिए कि सीक्वेंस एनोटेशन और ईएसटी से हमें फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि इस सीक्वेंस एनोटेशन में तो आपको पूरा डीएनए पता चल जाएगा कि पूरे डीएनए में ये सीक्वेंस है शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन उसमें कौन सा हिस्सा एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमें ईएसटी से पता चलता है। अब बच्चा कहता है सर ईएसटी से आप कैसे पता करोगे? आरएनए बन रहा है आपके पास, प्रोटीन बन रहा है आपके पास, तो आप डीएनए की कैसे स्टडी करोगे? तो मैं उसका भी आपको तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई ईएसटी का एक टुकड़ा है, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मुझे इसकी सीक्वेंसिंग पता करनी थी डीएनए में से पर्टिकुलर। मैं इसे कट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे डीएनए में से मुझे इस ईएसटी की स्टडी करनी थी। तो आप बताओगे कि इस ईएसटी से क्या बनेगा? आरएनए। हम इस आरएनए से क्या करेंगे? तो आप बताइए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा के आप यहां पर सी डीएनए बनाएंगे, और इस सी डीएनए की आप सीक्वेंसिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे? सी डीएनए की सीक्वेंसिंग को देखेंगे, और फिर इस सीक्वेंसिंग को आप कंपेयर विद किससे करेंगे? हां, बोलो। सीक्वेंस एनोटेशन से हम इसको क्या कर देंगे? कंपेयर। तो आप बताएंगे कि आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, वो हमें बीच बीच में बता देगा कि ये वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए। तो हम मार्क कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर डीएनए जो है वो क्या कर रहे हैं यहां पर। हाँ एग्जैक्टली, वो यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन से हम ये पूरा डीएनए पता करते हैं, और ईएसटी से केवल वो वाला पार्ट जो कि हमें हाँ आरएनए बनाकर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो समझने की है, अब आप बताइए कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो एक बहुत लंबा डीएनए है। हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा है। जीनोम की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर हो जाएगा वो, सही है। तो बताइए कि ह्यूमन डीएनए काफी लंबा है। इसकी जब आप सीक्वेंसिंग करते हैं, तो आप बताइए कि सीक्वेंसिंग के लिए आप यूज करते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की यूज करते हैं। तो आप बताइए कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे बाय ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, बताइए ये एक मशीन का नाम है, कंप्यूटर बेस्ड एक इंफॉर्मेशन वाली एक मशीन है। और आप बताइए कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर फंक्शन ऑन
सेंगर्स प्रिंसिपल। सेंगर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं बेटा। सेंगर ने क्या किया था, सेंगर ने, आप बताएं, फ्रेडरिक सेंगर नाम था उनका। उन्होंने आपको बताना है कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना, उसके बारे में हमें बताया था, अमीनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में। तो बताइए, उसी मेथोडोलॉजी, उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर बनाया है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में जैसे आप नीचे ना डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी के अंदर, है ना, तो आपको एक चेहरा दिखेगा बच्चे, उसके साथ सेल, सेल में से क्रोमोसोम, में से डीएनए। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर दिखेगा आपको साथ के। आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और इधर मेरे पास ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, डीएनए सीक्वेंसर है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। आप बताएंगे कि इधर से हम इसमें डीएनए एंटर करवाएंगे, मतलब डीएनए का सेगमेंट एंटर करवाएंगे, और ये धीरे 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 इसको स्टडी करेगा। तो आप बताइए कि यहां हमें इस डीएनए की सीक्वेंस दिखती रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक मशीन है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से हम यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं इसके लिए, हाँ, ह्यूमन जीनोम को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। सेंगर के प्रिंसिपल, मतलब सेंगर की जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताने वाला जो प्रिंसिपल था, उसे हमने, सीक्वेंसर ही था वो, लेकिन अमीनो एसिड की सीक्वेंस बता रहा था वो, उसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर हमने बनवाया। अब यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके साथ और भी है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वाला कंप्यूटर बेस्ड डाटा तो है, ये सब हम इससे डाटा बना लेंगे, ये सही बात है। लेकिन आप बताएंगे कि ह्यूमन डीएनए जो है, सुनना बात ध्यान से, ह्यूमन डीएनए इज वेरी लॉन्ग, काफी लंबा है। तो आप बताइए कि ये जो पूरा लंबा डीएनए है, इस पूरे डीएनए को हम अगर ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डालेंगे तो ये काम करेगा ही नहीं। इतना लंबा डीएनए है कि टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमने उससे बचने के लिए, चीजों को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए हमने क्या किया है कि बताइए, ह्यूमन डीएनए जो है उसके हमने फ्रेगमेंट्स किए हैं। जो ह्यूमन डीएनए है उसके हमने क्या किए हैं, फ्रेगमेंट्स किए हैं। ये ह्यूमन डीएनए, इसके हमने क्या कर दिए हैं, फ्रेगमेंट्स। तो आप बताएंगे कि यहां से हम एक डीएनए फ्रेगमेंट को यहां भेजते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को स्टडी करता है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। आप बताएंगे कि ये पूरी तरह से पूरा लंबा डीएनए स्टडी नहीं कर पाता, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को हम यहां पर भेजते हैं। एक तो ये बात है। बच्चा कहता है चलो ये सॉल्यूशन तो आ गया कि भाई ह्यूमन डीएनए बहुत लंबा है, ये हमें समझ आई कि आपने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आगे इसमें सेट कर दिया। लेकिन आप ये भी हमें बताओ कि भाई 1 नंबर टुकड़ा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, यहां मैंने 11 टुकड़े बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, उसमें से 1 नंबर टुकड़े की आप स्टडी कर रहे हो, तो बाकी 10 टुकड़ों का क्या करोगे आप? बाकी 10 टुकड़ों का क्या करोगे? तो बोलो कि जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, कंप्यूटर थोड़ा मैं इधर नीचे बना देता हूं, है ना, मार्जिन होता है ना टेबल पे कंप्यूटर को खिसकाने का, तो ऐसे अपने कंप्यूटर को भी थोड़ा खिसका लेते हैं अपने, हैं। सी सी टी ए जी, जी सी टी ए सी सी ए, ऐसे सीक्वेंस ये बन गई है ना, डीएनए सीक्वेंसर है ये, इससे ये सीक्वेंस हमें दिख रही है फ्रेगमेंट की। तो बताइए कि जो बाकी बचे हुए फ्रेगमेंट्स आपके पास हैं, जिनको कि आपने फ्यूचर में आगे डीएनए सीक्वेंसर में डालना है, उनका आप क्या करेंगे? तो आप बताएंगे कि जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम स्टोर करेंगे इन होस्ट, किसी होस्ट सेल के अंदर इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और बताइए कि वो होस्ट सेल आप याद करेंगे, एक तो YAC और एक आप याद करेंगे BAC। मतलब हम क्या करेंगे, इसको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है उसके अंदर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है उसके अंदर। YAC का मतलब है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और BAC का मतलब बैक्टीरियल
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। चलिए जी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई कि जो आपके पास बचे हुए फ्रेगमेंट्स थे उन्होंने आपने उनको किसी होस्ट में रख लिया। जैसे ही नंबर एक फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग पूरी हो जाएगी तो हम 2 नंबर पे आएंगे। बच्चा कहता है ये ठीक है, क्या आपने YAC और BAC में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको रखते टाइम किसी चीज का ख्याल रखा था? हमने पूछा भाई किस बात का, तो उसने कहा सीक्वेंस का, कि भाई 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर आप कैसे सेट करोगे, क्योंकि आपने तो यार रैंडम रखा हुआ है इनको। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप डीएनए सीक्वेंसर में ये डीएनए का फ्रेगमेंट आप डाल रहे हो तो वो कौन से नंबर का है या कहां पर आएगा, डीएनए की सीक्वेंस में कहां सेट होगा? बोलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने इसका भी हमें सॉल्यूशन बताया। ये सॉल्यूशन लिखा है जहां एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ना कंप्यूटर वाला, उसके ठीक साथ वाली थ्योरी में क्या सॉल्यूशन है उसको भी समझो। आप बताओ कि ये हमारे पास एक डीएनए है, इसकी सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं ACTG TTA GCCT GCT ACC TACG, ये मैंने सीक्वेंस लिखी है। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने डीएनए को इस जगह से कट किया है, ये वाली जगह से, सही है, इस डीएनए को आपने यहां से कट किया है, तो इस डीएनए की सीक्वेंस देखो बनेगी ACTGTTA, ये सीक्वेंस बनेगी। अब आप बताइए कि डीएनए को जब आप कट करते हैं तो एनसीईआरटी ने ऊपर वाले पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि जब आप YAC या BAC में डीएनए को रखते हैं तो एम्प्लीफिकेशन करके, मतलब इनकी कॉपीज बना के, मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं। तो आप बताइए जैसे इस डीएनए से हमने इसको कट कर लिया, अब मान लो कोई दूसरा डीएनए मेरे पास है, उसकी सीक्वेंस देखो ACTGTAGCCTGCTACCTACG, ये दोनों डीएनए सेम है, दोनों डीएनए सेम है। अब बताइए कि जब हम अगला फ्रेगमेंट कट करेंगे ना, अगला फ्रेगमेंट, तो उसमें हम बताइए कि ओवरलैप करते हुए कट करेंगे। नेक्स्ट फ्रेगमेंट जब हम डीएनए का कट करेंगे तो हम ओवरलैप करते हुए कट करेंगे। जैसे मैंने इसको यहां से काटा है, तो अब वाले डीएनए को बोलो हम यहां से कट करेंगे, GT ये था ना, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, मतलब यहां तक मैंने कट कर दिया इसको। तो बताइए डीएनए की सीक्वेंस क्या बनेगी, बोलो TTAGCCTGCT, ये। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने इस डीएनए की सीक्वेंस की तो आपको पता चला है कि लास्ट में डीएनए इस सीक्वेंस पे खत्म हुआ है। यहां पर कंप्यूटर पे आपको दिख रहा है ये, इसकी सीक्वेंस TTA थी। तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करेंगे तो इसके बाद कौन सेट होगा? इसके बाद वो सेट होगा कि इसका तो ये एंड है फ्रेगमेंट का, तो आप अगले वाले को देखो बच्चे, इसकी स्टार्ट है, ये ओवरलैपिंग वाले हिस्से में से ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। तो बोलो इससे हम पहले तो सारे फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि यस ये फ्रेगमेंट जो है इसके बाद ये फ्रेगमेंट आएगा, क्योंकि इसका जो एंड है वही इसका स्टार्ट है। तो ओवरलैपिंग करते हुए हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम का भी क्या हो सके, सॉल्यूशन हो सके। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, इस बात को हमें समझना होगा। इसके बाद एनसीईआरटी आपको लिख के देती है कि भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जब इसकी पूरी सीक्वेंसिंग आप कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा काम हो गया आपके लिए। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंस है उसके बारे में पूरा अच्छे से पता चल गया है। अब आपको पता चलेगा कि इसमें जगह जगह पे रिपीटिव डीएनए होते हैं। अब रिपीटिव डीएनए क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और क्या काम है इनका, वो एनसीईआरटी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में अगले पेज पे लिख के देती है कि ये आपको नेक्स्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पता चलेगा। रिपीटिव डीएनए की बात एनसीईआरटी ने 2 लाइनों में लिखी है, लेकिन बात नहीं कर रही उसके बारे में, खुद लिख के दे रही है कि अगले टॉपिक में आप समझना, और उस टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो हम रिपीटिव डीएनए की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हाँ साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है उनकी हम बात करेंगे। एनसीईआरटी से जब आप इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स को पढ़ेंगे तो आप प्लीज बोर्ड पे देखिएगा बच्चे, आपको एनसीईआरटी की लाइनें दिखेंगी। एनसीईआरटी कह रही है कि सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट,
द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। ह्यूमन जीनोम में 3147.7 46.7 हाँ मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। आप एनसीईआरटी से ये लाइन पढ़ सकते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रही है। दूसरा है कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस बट साइज वेरी ग्रेटली, चेंज करता है बहुत ही बड़े लेवल पे, विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेस। मतलब वैसे जनरली एक जीन में 3000 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब बेसेस होते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रोफिन है, डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन है ह्यूमन जीनोम का, जिसमें कि कितने बेस हैं? हाँ 2.4 मिलियन। फिर टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड 80 टू 140 लाख जीन्स। पहले ऐसा मानते थे 80,000 से लेके 1,40,000 तक है, लेकिन अभी हमें पता चला कि 30,000 के आसपास जीन है। ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन द ऑल पीपल। तो सभी जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर 99.9% डीएनए सेम है, स्पीसीज वाइज ये सेम ही होगा, तो ह्यूमन में भी सेम है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर द ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। 50% से ज्यादा डिस्कवर्ड जीन का हमें फंक्शन अभी पता नहीं है, जो हमने जीन डिस्कवर किए हैं। और लेस देन 2% जीनोम जो है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए। मतलब ईएसटी की अगर हम बात करते हैं बच्चे एक्सप्रेस वाले की, तो आप बताइए कि वो लगभग पूरे जीनोम में से केवल 2% है। और एक रिपीटिव सीक्वेंस की एनसीईआरटी यहां पॉइंट लिख के दे रही है, 7 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो रिपीटिव डीएनए के बारे में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि रिपीटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, सम टाइम 100 to the 1000 टाइम। दे आर thought to have no direct coding function but they are shed light on the chromosome structure dynamic evolution। इसमें अब समझाता हूं आपको, देखो डायनामिक एंड इवोल्यूशन की क्या बात है। आप बताइए कि जैसे आप ह्यूमन डीएनए की बात करेंगे, ये बताइए कि ह्यूमन डीएनए है, इसमें रिपीटिव डीएनए की बात करते हैं, ए सी टी जी सी टी ए जी टी सी ऐसे करके लिखा। अब देखो ए सी टी जी सी, ए सी टी जी सी, ए सी टी जी सी, सी सी टी ए ऐसे करके। अब आप इस डीएनए की सीक्वेंस को जब स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस और ये एक सीक्वेंस, ये आप बताइए कि रिपीटिव डीएनए है। मतलब ये सीक्वेंस डीएनए में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। तो अगर आप एनसीईआरटी के इस पॉइंट को पढ़ेंगे दोबारा, तो एनसीईआरटी कह रही है कि दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, और ये रिपीटिव मेनी टाइम्स। मेरे डायग्राम में ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन 100 to 1000 टाइम्स हो सकता है। और ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इसमें डायनामिक रोल और इवोल्यूशनरी रोल भी होता है इसका। ये जो डायनामिक और इवोल्यूशनरी रोल है बच्चे, इसके बारे में हम आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है कि क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन। 2968 जीन सबसे ज्यादा किसमें है? क्रोमोसोम नंबर 1 में। मतलब सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन का, हाँ, और सबसे ज्यादा जीन है 1 नंबर क्रोमोसोम में, इसलिए 2006 में जाके इसकी कोडिंग सीक्वेंसिंग पूरी हो पाई। और जो वाई क्रोमोसोम है, सबसे छोटा क्रोमोसोम है, उसमें सबसे कम जीन है 231 जीन, 231 जीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी का देखेंगे तो एनसीईआरटी लिख के दे रही है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस SNPs, single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs, occur in the human. This information promises to revolutionize the processes of the finding chromosomal locations for the disease associated sequence and tracing human history। इसको भी समझ लीजिए। ये जो पॉइंट है इसमें आपको SNPs की बात करनी है, स्निप्स एनसीईआरटी बता रही है, तो मैं इसको समझाऊं। मान लीजिए कि ये एक पर्सन ए है और ये मान लीजिए कि पर्सन बी है, और हमने कहा है कि 99.9% डीएनए तो सबका सेम ही है ना।
मैं एक सीक्वेंस सेट करता हूं, वही ACTGCT AATC ACTGC ACTGCCCTA ऐसे। सॉरी, पर्सन 2 है, पर्सन 2 का डीएनए है ACTGCTAATC ACTGCACTGCACTGCCCTA, ये पर्सन 2 का डीएनए है। अब आप बताइए कि भाई सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो यहां जैसे आपको दिखाई दे रहा है जीन, मतलब जी, और यहां आपको मिल रहा है बोलो टी, पर्सन 2 में। मतलब एक पर्सन में यहां सीक्वेंस ये थी, अब यहां आप देखो ये कौन है, बोलो सी है, तो यहां बोलो ये जो सी था वो तो इधर तो सी ही रहा, इधर तो सी ही रहा, लेकिन आप बताइए कि इधर ये जी हो गया। मतलब जब आप दो पर्सन्स में कंपेयर करते हैं तो आप बताएंगे कि जगह जगह आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज दिखता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज दिखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ऐसी कितनी लोकेशंस हमने ह्यूमंस में आइडेंटिफाई कर ली है? 1.4 मिलियन लोकेशंस, जहां की हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज दिखता है। इससे आप बताएंगे कि भाई हमें पता चलता है कि अगर ये सीक्वेंस नॉर्मल फंक्शन कर रही है और इस सीक्वेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ये इवोल्यूशनरी मतलब क्या हो गया है, चेंज हो गया है हमें ह्यूमन जीनोम के पता लगने से। तो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और ह्यूमन जीनोम में ये हमें लोकेटेड हुआ है 1.4 मिलियन लोकेशंस पर। तो अब आप बताएं कि भाई ये पूरा टॉपिक आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, लास्ट में इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बात करेंगे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पीओआई की तरफ चलेंगे, उसको हम शुरू करेंगे। क्लास के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा बच्चे आप। बेस्ट ऑफ लक।